नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन अभी तक विपक्षी दलों ने वो खाका ही तैयार नहीं किया जिसके बल पर विपक्षी एकता की नींव रखी जा सके। ऐसे में विपक्षी एकता की उस परिकल्पना को एनसीपी प्रमुख ने और बड़ा झटका दे दिया। शरद पवार का स्टैंड विपक्षी एकता को टेंशन दे रहा है। हालांकि शरद पवार इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन लगातार शरद पवार ने विपक्षी एकता में खेला कर दिया। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी और हमारे साथ में कई खास मेहमान भी होंगे। जल्दी आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच देखिए, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अदानी मामले को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने पूरी तरीके से मोर्चा खोला है। आप जान रहे हैं कि पिछले अगर 3 महीनों को उठाकर देखें तो लगातार इसी विषय को लेकर कांग्रेस ने जमकर सरकार की घेराबंदी की है। यहां तक कि आपने ये भी देखा कि संसद का सत्र तक नहीं चल पाया इसी मामले को लेकर और लगातार शोर शराबा होता रहा। राहुल बार बार मांग करते रहे अडानी मामले को लेकर कि आप जेपीसी का गठन करें। कांग्रेस ने बार बार इस बात को रिपीट किया और कई विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ इस पूरे मसले को लेकर आ गए। आम आदमी पार्टी ने भी इसी बात को रिपीट किया। वहीं बिहार से जेडीयू भी आ गई साथ में, अखिलेश यादव भी साथ में आ गए। ऐसे कई पार्टियां साथ आ गई जेपीसी की मांग को लेकर। अगर बात शरद पवार की जाए, पुराने साथी हैं कांग्रेस के, बड़े नेता हैं विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें उसमें, लेकिन उनकी इन बातों ने जाहिर सी बात जो सपना संजोया जा रहा है 2024 में चुनाव को साथ लड़ने का, उसको बिल्कुल लगता है मटिया मेट कर दिया। जरा रिपोर्ट देखिए, पहले बारीकी से समझिए कि पूरा विषय क्या, फिर चर्चा करेंगे। विपक्षी एकता की हवा टाइट, अदानी से नहीं फाइट। पवार का प्रहार, जेपीसी की जांच बेकार। विपक्षी एकता को एनसीपी प्रमुख का ठेंगा। पवार की राय निष्पक्ष, कैसे मजबूत होगा विपक्ष। विपक्ष के तमाम मुद्दों से लिया अलग स्टैंड। शरद पवार ने विपक्षी एकता के साथ किया खेला। लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का समय बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस हो, जेडीयू हो, सपा हो या फिर कोई भी अन्य विपक्षी दल, सभी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल डाला है। इससे विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। बीते कुछ दिनों में शरद पवार ने विपक्ष के उठाए तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और वो हमेशा उनसे किनारा करते नजर आए। अदानी और सावरकर समेत ये वही मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। लेकिन अब एनसीपी प्रमुख ने इन तमाम मुद्दों पर टिप्पणी कर विपक्ष की हवा निकालने का काम किया। जाहिर है कि हाल ही में खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान 19 विपक्षी पार्टियों ने अदानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए बीजेपी पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो लगातार सदन के अंदर और बाहर से इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए। लेकिन शरद पवार ने इन तमाम मुद्दों से अलग स्टैंड लिया। उन्होंने अदानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि ये तो कोई मुद्दा नहीं है, नेता इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश कई मुश्किल समस्याओं का सामना कर रहा है, ऐसे में उन पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने कहा ना कि 10 दिन पहले हमारी मीटिंग हो गई, इस इशू पर हम लोगों ने बातें की। इस लाइन पर आगे जाने के लिए हमने डिस्कशन किया। कुछ इश्यूज ऐसे थे कि जहाँ अलग अलग राय थी, वह अलग अलग राय क्या है वो भी रखी और इसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हमने बताई। सही है। पवार का ऐसा कहना विपक्षी एकता और पीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार इस समय विपक्ष की ओर से बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। खुद नीतीश भी इस बारे में कई बार खुलकर बोल चुके हैं। उनकी कोशिश है कि विपक्ष को एक मंच पर लाया जाए। हालांकि उनके नाम पर अभी तक कोई रायशुमारी नहीं बन सकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से फोन आने पर उनके हौसले जरूर बढ़े हैं, लेकिन पवार ने उन्हें झटका दे दिया है। माना तो ये भी जा रहा है कि 2024 के रण में मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। ताजा हालातों में ऐसा नजर नहीं आ रहा। मोदी के सामने अभी तक तो किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं हो सका। बिखरा हुआ विपक्ष कभी भी मोदी के लिए दिक्कत नहीं पैदा कर सकता।
तो सवाल अब ये है कि जब विपक्षी नेताओं की तमाम मुद्दों पर राय ही एक नहीं, तो फिर किस बात की विपक्षी एकता? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, सवाल तो बड़ा वाजिब है। ये सुबुगाहटें आमतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होती हैं और चुनाव के आते आते समाप्त हो जाती हैं। अब इन सुबुगाहटों को जो हवा मिल रही थी, उन हवाओं को शायद अलग ही रुख मिल चुका है शरद पवार के इस बयान के बाद। चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। वैभव अग्रवाल है, नेता बीजेपी, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, ब्रजमोहन श्रीवास्तव में प्रवक्ता एनसीपी, सूर्य प्रकाश हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अमित मिश्रा जी कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत ऋतु चौधरी आपके साथ करेंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने जोरदार तरीके से जेपीसी की मांग को उठाया, लेकिन आप ही के पूर्व संगी और अब अभी भी उनको साथ लाने की, साथ लेकर चलने की तमाम जद्दोजहद के बीच में शरद पवार का यह कह देना कि साहब अदानी मामला तो है ही नहीं, इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा बिना बात की। देखिए, शरद पवार कांग्रेस प्रेसिडेंट तो है नहीं, एक अपनी खुद की पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट है। उनका निजी जो है मत हो सकता है, और उन्होंने अपने निजी मत के चलते, जबकि अडानी जी से उनके पुराने संबंध रहे, जिनका जिक्र जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी करा, इन माय टर्म्स में, तो उसमें तो उन्होंने बचाव किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज पर हमारा कोई मत बदलने वाला है। किसी भी पार्टी का कोई भी प्रेसिडेंट अपना निजी मत रख सकता है, उसको इस चीज का हक है। ये लोकतंत्र जो है इस बात की इजाजत सबको देता है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड जो है वो हमेशा रहेगा। हम हमेशा जेपीसी की मांग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, और इस पर अगर कोई पार्टी जो है इस पर अपना जो है मत बदलना चाहती है तो वो बदल सकती है। इससे कांग्रेस पार्टी के पक्ष पर फर्क नहीं पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी जो है वो मुख्य पक्ष है। नहीं, कांग्रेस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस की राजनीति पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन विपक्षी दलों को साथ लाने की बात खड़गे साहब भी करते हैं, जो कहते हैं कि सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, वो सबको साथ लेकर कैसे आएंगे? जब एक मुद्दे पर सब एक राय नहीं रखते तो सब एक मंच पर एक साथ आएंगे कैसे? बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे कैसे? विपक्षी एकता का क्या होगा? देखिए, अगर कोई नेता जो है वो अपने मत पे या अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर नहीं विपक्षी एकता में आना चाहते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई इसमें योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है ऐसी शक्तियों के खिलाफ काम करती रहेगी जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हमारे साथ आना चाहती है उनका हम स्वागत करते हैं, जो नहीं आना चाहती है वो अपना अलग से जो आंदोलन या अपना अलग से जो भी मत है वो रख सकती है। वो बीजेपी के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है। तो आप ऋतु जी, तो आपका कहना ये है कि ऋतु जी तो आपका ये कहना है कि पवार साहब जा सकते हैं बीजेपी के साथ? पार्टी आप पूरे भारत में मुझे एक विपक्षी पार्टी ऐसी बता दीजिए कि जो अकेली होकर भाजपा से लड़ सकती है। केवल एक कांग्रेस है जो बिना तो मतलब अमित जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मतलब वो कांग्रेस के साथ ना जाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहती, इसका आशय ये हुआ? आप ये कहना चाह रही हैं? और देखिए, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं, किसके साथ नहीं जाना चाह रहे। हम अपने स्टैंड की बात करेंगे कि हमारा स्टैंड जो पहले था आज भी है। नहीं, आपका स्टैंड क्या है? आपका नहीं ये चीज नहीं आपका ऋतु जी सुनिए पहले, ऋतु जी 1 मिनट सुनिए पहले। आपका स्टैंड ये है कि एनसीपी एक अलग पार्टी है और एनसीपी का जो स्टैंड होगा वो उसका स्टैंड है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि उनको अगर कहीं और जाना है, उनकी जो बातें हैं वो कहीं और शिफ्ट हो रही हैं तो वो हो। फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का क्या? आप तो वहां सरकार चला रही थी और आप एक बड़ी रैली भी कांग्रेस कर रही है, तो क्या कांग्रेस आपसी सहमति नहीं बनाती है? उद्धव ठाकरे के गुट ने पहले सावरकर पर आपको चेतावनी दी, शरद पवार ने राहुल गांधी से बात की, उसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट के एक बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने आपके नेता से बात की, सोनिया गांधी से मिले, तो फिर अचानक वो बयान बंद हो गया। आप क्या अडानी के मामले पर जो जेपीसी की बात आप लोग संसद के अंदर कर रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लगातार 16-17 पार्टियां बैठकें कर रही थी, उस बैठक का कोई नतीजा इसका मतलब नहीं निकला? संसद के अंदर अलग पॉलिसी थी, बाहर अलग पॉलिसी थी, यानी कांग्रेस एकजुट नहीं कर पाई इस चीज को। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर खड़ा है, मैं बार-बार ये बात बोल रही हूँ। और ये देश में जो है लोकतंत्र नाम का एक चीज है, जो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है।
अपनी बात रखने के अधिकार के चलते ही शरद पवार जी ने अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी जो है इन तानाशाही शक्तियों के खिलाफ, फासीवादी शक्तियों के खिलाफ खड़ी हुई है, लगातार खड़ी हुई है। जो पार्टी हमारे साथ आना चाहती है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई पर्सनल, अगर बस एक लाइन में एक जवाब और चाहूंगी, फिर मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। इसका मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, कोई साथ आना चाहे तो वेलकम, ना आना चाहे तो दूर से नमस्ते। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल अपने दम पर चुनाव लड़ने का मादा रखती है। और ठीक है, अपने दम पर- आपके तो फिर आपके अध्यक्ष अलग बात आपके करते हैं, अध्यक्ष तो कह रहे थे, आप अलग बात करते हैं। आप अलग बात लेकिन कर रही हैं, अध्यक्ष अलग बात कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे को अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, विपक्ष ने यह तय किया, सारी तमाम विपक्षी पार्टियों ने, आपने भी देखा कि संसद में जो है लगातार जो है तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर जो है जेपीसी की मांग कर रही है। चलिए मैं आपके पास आती हूँ, आप जरा बाकी लोगों को भी मौका दे दूं। बहुत देर हो गई आपसे बातचीत करते हुए, मुझे जरा बाकी के और भी लोग इस चर्चा में हैं। वैभव अग्रवाल जी, आप लोग की तो बल्ले बल्ले है। मतलब अभी यहाँ देखिए, खड़गे साहब की बात अलग, उनकी प्रवक्ता की बात अलग, इनके साथ में जो लोग रहे उनकी बात अलग और इनकी बात अलग। जब इतनी बातें होंगी तो आपकी बात तो ऊपर होगी। देखिए, ऐसा है कि आपने आकलन किया, मिशन था, लेकिन इसमें क्या है कि आपके हिसाब से आपको बल्ले बल्ले देख रहे हैं, ठीक है, सामाजिक तौर पे और कम्युनिटी के हिसाब से अगर अपन देखें, तीसरी पार्टी के हिसाब से बल्ले बल्ले है। लेकिन मैं आपको असल क्या है, असल बात हम जो कह रहे थे और हम जो कह रहे हैं और हम जो आगे कहेंगे तो सही कहेंगे और देश के हिसाब से कहेंगे, चाहे कोई कितना ही प्रोपोगेंडा कर ले। अल्टीमेटली बात आके घूम फिर के आती है कि भाई साहब, जो लॉजिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है, इसकी हिंदी आप कन्वर्ट कीजिएगा, लेकिन जो सही दिशा है, डायरेक्शन है, वो भाजपा उसी की बात करती है। तो बात आप ये देखिए कि घूम फिर के चाहे और ये जो हम बात कर रहे हैं वो 70 से 80% सारे लोगों में, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो पक्ष हो, 70 से 80% सोच वही जो है। और चाहे कंपल्सरी इनके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम कितना है। ही बोल दे कि हमने ऐसे किया ऐसे किया, तो वो कोई बात मायने नहीं करता। थोड़ा डिस्टर्बेंस है, टीम जरा चेकआउट कर ले। ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ में प्रवक्ता एनसीपी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, आप कांग्रेस की प्रवक्ता की बात तो सुन ही रहे थे। उन्होंने कहा साहब आना चाहते हो तो बहुत स्वागत, नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, नमस्ते है आपको। जब आप लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और ये तो तय है ना कि एनसीपी बीजेपी के ही खिलाफ में चुनाव लड़ेगी, ये भी जरा क्लियर कीजिएगा पहले। ऋतु जी, पहले तो आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और देश की वो सारे राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी है, बाकी के राजनीतिक दल भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से असहमत है। उनकी कार्य प्रणाली में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको किसी भी तरह से छिन्न-भिन्न करने का उनका इरादा है। उनके खिलाफ लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने साथियों के साथ संघर्ष करती रही है, आज भी कर रही है और कल भी करेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आने वाली। जहां तक बात आदरणीय शरद पवार जी के बयान की है, तो उन्होंने अपना एक विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, ना कि उन्होंने हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उन पे किसी प्रकार का दबाव डाला है। और हर एक को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। शरद पवार जी देश के एक वरिष्ठतम राजनेता हैं और हमेशा उन्होंने देश हित में कभी भी उन्होंने पार्टी लाइन को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। देश हित में अगर कोई बात आती है तो शरद पवार जी ने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा है। लेकिन ब्रजमोहन जी एक बात समझ में नहीं आई कि पवार साहब जब विपक्षी एकता की बात होती है, उनके घर पे बैठक होती है ईवीएम को लेकर, उनके घर से अगुवाई हुई ईवीएम के खिलाफ बैठक लेकर अजित पवार का बयान ईवीएम के पक्ष में आता है। पवार साहब खुद इतने बड़े नेता हैं, यूपी में सोनिया गांधी के बाद वजूद रखते हैं, सबसे बड़े नेता आप कह रहे हैं। जब विपक्ष एक साथ बैठ रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तब भी आपकी पार्टी के लोग बैठ रहे थे, प्रफुल्ल पटेल कई बार बैठे, तो वहां पर अडानी के मुद्दे पर ही तो संसद में घेराव की बात चल रही थी और आप वहां खुलकर साथ दे रहे थे। फिर जैसे संसद का सत्र खत्म होता है, पवार साहब अलग बात रख देते हैं। तो संसद के अंदर एक नीति होती है आपकी और बाहर दूसरी नीति होती है, ये समझाने की कोशिश कृपया करें। देखिए, बिल्कुल नहीं है। हम लोग विपक्षी दल सारे एक हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई मतांतर नहीं है। जेपीसी के खिलाफ जब पूरी बात चल रही थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता उसके साथ थे
और उन्होंने लगातार काम किया है। अब चूंकि लोकसभा का सत्र समाप्त हो गया, अगला सत्र अब 2-2.5 महीने बाद शुरू होगा, तो ये प्रश्न ये उठता है 2.5 महीने के लिए रणनीति क्या होगी? क्या अभी भी हम जेपीसी की बात करते रहेंगे? और आदरणीय शरद पवार जी ने संसद सत्र की समाप्ति के बाद अपने विचार व्यक्त किए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हमारे, और उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा भी है कि आज देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और किसानों के मुद्दे। और पर मैं इसमें एक सवाल जोड़ दूं, चर्चा कर रही है। पर मैं इसमें एक सवाल जोड़ दूं, अगर शरद पवार ये कहते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, हमें अगर एक सेकंड सर, बस मैं एक सेकंड आप ही की बात को जोड़ते बस मैं बोल रही हूँ, तो राहुल गांधी और कांग्रेस से कहती है कि साहब एसबीआई में पैसा किसका? आम जनता का, वहां पर पैसा डूब जाएगा, आम जनता क्या करेगी? एलआईसी जहां पर अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई को लोग लगाते हैं कि भविष्य उनका सुरक्षित हो, उनका भविष्य खतरे में है, वो भी तो कह रहे हैं कि हम जनहित की बात कर रहे हैं। और एक छोटा सा और मैं इसमें जोड़ूंगा बृजमोहन जी, पूजा के सवाल के उसमें, कि आपके ही एक सहयोगी हैं महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के, उनके नेता संजय राउत तो लगातार कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, जो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है उसमें भी कोई सामंजस्य देखने को मिल नहीं रहा। आप कह रहे हैं संसद के सत्र के बाद पवार साहब ने ये बात बोली, यानी सड़क पर आपकी बात अलग होगी, संसद में अलग होगी। ये आप, मैं सोचता हूं शायद आप उस दृष्टि से इस चीज को नहीं देख पा रहे। हम सारे लोग जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, सबों की अपने अपने विचारधारा है और अपने अपने प्रोग्राम है। हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं रोका। जैसे कि महाविकास अघाड़ी 2.5 साल चली महाराष्ट्र में, उस समय शिवसेना को अपनी बात कहने का अधिकार था, साथ ही साथ शिवसेना को अपना विस्तार करने का अधिकार था। वही अधिकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी था, वही कांग्रेस को भी था। हम अपने राजनीतिक विचारधारा के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर शरद पवार जी का एक अनुभव है जेपीसी का, क्योंकि वो जेपीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्हें मालूम है कि जेपीसी की कार्यप्रणाली क्या होती है। तो जब संसद का सत्र समाप्त हो गया उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा, और इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि हम लोग अपने विपक्षी साथियों के साथ बाहर जा रहे हैं या हम लोग उनकी मांग के साथ नहीं है। पवार साहब ने कल नासिक में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मेरे साथी इस बात से सहमत हैं कि जेपीसी की मांग उठाई जानी चाहिए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने तो अपने विचार व्यक्त किए हैं, और विचार व्यक्त करने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने विचार अपने साथियों पे थोपे हैं, थोपे नहीं है, हमने अपनी बात कही है। अगर साथी हमारे सहमत है तो कोई बात नहीं तो हम लोग साथ चलेंगे। जैसे कि अभी हाल में सावरकर जी के ऊपर कांग्रेस के, सुन लीजिए एक मिनट ऋतु जी, एक मिनट प्लीज। अभी सावरकर जी के मामले में भी जब बात आई तो ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हट गए, हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने उस बात को स्वीकार कर लिया, हम लोग सब साथ काम कर रहे हैं। ये चीजें छोटी मोटी चीजें आती हैं। बृजमोहन जी, अब आपने अपनी बात पूरी कर ली। एक बात सिर्फ, जो एक बात डिस्कशन का महत्वपूर्ण चीज है वो सामने समझ में नहीं आ रही है कि जब आपको जैसा अच्छा लगता है वो आप या दूसरी अपोजिशन की पार्टियां वो चीज अपना लेती हैं और कहती हैं हमारा व्यक्तिगत मामला है, तो फिर काहे का विपक्ष का एकता? जब आपके एजेंडे ही अलग हैं, सुर ही अलग है, संसद में एक, बाहर अलग हो, आप कहेंगे तो जनता तो इतनी बेवकूफ नहीं है ना कि वो आपके एजेंडे पर चले। मिश्रा जी, मैं अब आपको स्पष्ट बता दूं, हमारा मकसद एक है, कॉमन प्रोग्राम हमारा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके लिए हम लोग सब एक साथ हैं, ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और हम लोगों का उद्देश्य क्या है? किसी भी हालत में 2024 के इलेक्शन में सूर्यप्रकाश मैथिल सरकार ये कह रहे हैं कि साहब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, हम साथ हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि हमारा विषय अलग अलग हो। सूर्यप्रकाश मैथिल, धन्यवाद पूजा जी। पहले तो आपको, मैं आती हूँ सर, सबके पास आती हूँ, मैं जरा और लोगों को भी शामिल कर लूंगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुन लीजिए बृजमोहन जी, इतनी देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, थोड़ा धैर्य भी रखिए। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। एक शेर है वसीम बरेलवी का, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। तो ये जो शरद पवार जी ने जो हृदय परिवर्तन उनका हुआ, उन्होंने जो सच बोला, वो बोलते बोलते बहुत देर हो गई। हालांकि शरद पवार जी के इस वक्तव्य से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी तय कर दी गई और उसमें नंदन नीलेकर्णी एक नाम में याद आ रहा है मुझको, बाकी तो सदस्य हैं वो आप बता दीजिएगा, वो कांग्रेस के टिकट से 2014 में चुनाव लड़ भी चुके हैं और वो इन्फोसिस के शायद वाइस प्रेसिडेंट हैं या कुछ और संस्थापक हैं। तो जब उसमें कांग्रेस के भी सदस्य हैं उस समिति में, और सुप्रीम कोर्ट की
जो निरीक्षण में वो समिति बनी उसमें सेबी की भी एक अलग समिति है। तो क्या कारण था कि कांग्रेस ने अपने खुद के एजेंडे के लिए राहुल गांधी जी द्वारा जो अपमान किया था ओबीसी समाज का, उसके बाद उनको जो है कोर्ट ने गिल्टी। अरे कौन है ओबीसी? जिसे ओबीसी की अरे सुन तो लीजिए, का इतना बबला कर रहे हैं? थोड़ा सा हिम्मत भी रखिए सुनने की, जानकारी थोड़ा हिम्मत भी रखिए सुनने की। नहीं, आप बबला कर रहे हैं। औरंगजेब की मजार पर नाक रगड़ने वाले यहाँ बैठकर सावरकर का विषय बता रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने सावरकर के विषय के ऊपर आंखें लाल कर दी, तब कहा थे आप जब राहुल गांधी और इनकी ये जो ओबीसी का मतलब समझाइए। मैं शब्दों का प्रयोग बहुत सम्मान से करना चाहता हूँ। ये जो चिंटू नेता थे आप किन ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं? विषय के ऊपर स्वतंत्र नहीं, मैथिल साहब, मैथिल साहब, ये कौन से ओबीसी की बात करें? वो पूछ रहे हैं, उनको स्पष्ट तो कीजिए। अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे तो स्पष्ट तो कीजिए किस ओबीसी और कौन ओबीसी की बात आप कर रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब दीजिए। तो बताइए ओबीसी क्या है? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी, किस ओबीसी की बात आप कर रहे हैं? ओबीसी समाज जिसका अपमान लगातार राहुल गांधी जी ने किया। कैसे? वही पूछ रहे हैं ना। मोदी सर ने ओबीसी समाज में नहीं आता क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए आप मुझे, देश के बहुसंख्यक मतदाताओं का अपमान कांग्रेस के युवराज ने किया। एक सेकंड, वन बाय वन पहले बात कीजिए और दूसरा मैथिल साहब एक सेकंड, विषय को भटकाइए मत, उधर से उधर मत लेके जाइए। वो हो गया ना मामला, चली गई ना राहुल गांधी की सदस्यता, चली गई ना सदस्यता। ये मोदी अदानी ये सब एक अलग मैटर हो गया ना सर। जनता की बात कीजिए। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जनता की बात कीजिए। नहीं, इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जो किया ये सारा प्रोपोगेंडा, पहले तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश के पैसे का जो है वो फिजूल खर्ची की है। और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता से, सुन लीजिए रितु जी, सुन लीजिए, आप बहुत बड़ा बोले, मेरे को भी कुछ बोलने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अदानी तब तो अच्छे हो जाते हैं जब 10,000 मेगावाट का राजस्थान के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है, तब तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनको रेड कार्पेट बिछाते हैं। झारखंड के अंदर जब आपका विद्युत उत्पादन जो प्लांट लगाया जाता है, जवाब दे देते हैं आपकी बात का। ऋतु चौधरी, देखिए आज विषय अलग है, आज विषय अदानी नहीं है, आज विषय अदानी नहीं है, आज विषय है विपक्षी पार्टियों की एकता की। जब अगर अलग अलग विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, अगर आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही तो फिर कौन सी विपक्षी एकता? विषय आज ही है और मैं चाहूंगी कि आप सब इसी पर केंद्रित रहें। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पर सर ये तो बीजेपी ने भी किया था 2014 के चुनाव में। बिल्कुल नहीं, 2014 के चुनाव में बीजेपी के अंदर भी बार-बार दूर-दूर से लोग आए थे। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज में रहता है ना, कौन कहाँ पर होगा ये तो डिफरेंट मैटर सर। एक मिनट, राष्ट्रवाद सूर्यप्रकाश जी सुनिए, आपने बहुत बोली, विषय से मत हमारे डिबेट को भटकाइए। और अब आप सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए बना था तब भी ऐसे ही बात कही जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, आपके खुद के अलाइज आपको छोड़कर गए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया, अकाली दल जैसे नेता। हाँ, आपकी जो भी रणनीति रही हो, ये रणनीति सुनिए, पहले आप बात को सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। ये तमाम जो लीडर पॉलिटिकल पार्टी है, ये उस पर निर्भर करता है कि उनके साथ क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा है, क्या किस तरह की देश को वो नीति देना चाहते हैं। जो बहुमत दल होता है उसको अगर वो एजेंडा सूट नहीं करता है तो वो अलग जाता है, फिर जो एजेंडा के तहत रहता है वो उनके साथ रहता है। ये सारे राजनीतिक दलों के साथ ये चीज होती है, क्योंकि राजनीति में हित स्थायी होता है। अब इस पर कोई ऐसी टिप्पणी आप ना करें जो विषय से अलग हो, क्योंकि विपक्ष की एकता की बात है, आप उसको विषयांतर उसमें आप कर रहे हैं। ऋतु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर 20 सेकंड सर, देखिए एक सेकंड ऋतु जी, एक सेकंड चलिए बोलिए ऋतु जी, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, बोलिए। अभी आपने अकाली दल की बात कही तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय में तीनों कृषि कानून लाए गए थे, उसके बाद अकाली दल जो है वो गठबंधन तोड़ के अलग गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो है ना, ये किसानों के हित में नहीं है, लेकिन असलियत यही है कि उससे पहले उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर
आप देख लीजिए अमृतपाल के जितने भी सहायक हैं इस समय में जो अरेस्ट हुए हैं, वो उस समय में उस कृषि कानूनों के वो विरोध में आपका थे। वो ये फिर देखिए, अलग देखिए, मैटर हो वो गया। अलग थे, अलग ये फिर अलग अलग मैटर विषय हो अलग गया। विषय देखिए, लिमिटेड बताना वक्त चाहता में हूं चाहिए, आपको मुद्दे कि- पर है। विषय अलग है, विषय मुद्दे पर अलग है। है ना, मुद्दे पर है। उनके मुंह में ऋतु गए। चौधरी, वो आपका रघुवंश कहना सिंह है को ना, आप सुन रही अकाली दल का नहीं कहना है ना। वो देखिए, नहीं नहीं ऋतु चौधरी, सर प्लीज इस विषय पर बात कभी करेंगे जब चर्चा होगी। आप विषय से अलग जा रहे हैं, ये विषय विपक्ष की एकता का है। हाँ? राजनीति है ना, निष्ठा की पराकाष्ठा जो भाजपा पार कर रही है ना, कृपया इससे मुक्ति पाए। आप एक नेशनल पार्टी है, आप पावर में है, कृपया थोड़ी तो मर्यादा रखिए। आप तो बिल्कुल निष्ठा की पराकाष्ठा ही पार करने जा रहे हैं। पार्टी नहीं है। मुझे मैं जो इसको ऐड करने वाली थी, अभी सूर्या भी नहीं तो है, जेपीसी का जिक्र किया, जब यूपीए गवर्नमेंट जब पावर में थी, तो उस समय की आवाज समझ नहीं आ रही। सुनिए रितु जी, तो एक सवाल मैं फिर आपसे पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस के ऊपर दबाव बना और कांग्रेस को करप्शन के मामले में जेपीसी का गठन करना पड़ा। जब कांग्रेस, आप खुद इस बात को माने कि कांग्रेस अभी उतना दमखम नहीं रखती कि अकेले वो ये प्रेशर बना सके, तो फिर आपके साथ में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो इस मैटर पर आपके साथ नहीं आ रही ना। तो फिर जिस जीत की आप लोग बात करते हैं, जो सरकार को झुकाने की आजकल आप बात करने लगे, वो आपका संभव कैसे हो पाएगा? आपके साथ जब लोग नहीं होंगे, जब इस विषय पर लोगों के मत अलग अलग होंगे, तो आप कितनी लोकतांत्रिक तरीके की और लोकतांत्रिक तंत्र की बात करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा, पहली बात मैं आपसे बिल्कुल असहमति व्यक्त करती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दमखम नहीं रखती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपके नेता कहते हैं। नहीं रितु जी, रितु जी, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं आपको, मैं फिर दोहरा दूं। मुझे लगता है आपको खड़गे साहब को सुन लेना चाहिए। ये नहीं, ऐसे एलिगेशन मत लगाइए। देखिए प्लीज रितु जी कृपया आप सुने, एक मिनट सुन लें, एक मिनट सुन लें, एक मिनट सुन लें। कांग्रेस का दमखम ही है। रितु जी सुनिए, रितु जी सुनिए प्लीज। मुझे लगता है आपको खड़गे साहब को सुन लेना चाहिए। आप अपने नेता को नहीं सुनते हैं, मुझे रितु जी लगता आप है। अपनी बात सिर्फ एक तरफ से कह रही हैं। एक मिनट, राहुल गांधी को नेता मानते हैं। एक मिनट रितु जी, आप एक ऐसी कहानी कह रही हैं जिसको हमारा कोई मतलब नहीं है उस कहानी को परोसने का। आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अकेले नहीं, समान विचारधाराओं की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई चेहरा भी प्रोजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑपोजिशन के अंदर से बात निकली कि राहुल गांधी के चेहरे पर एकता नहीं बनेगी। तो ये कोई हमारे मीडिया का दिया हुआ नहीं है, ये आपके तरफ से ये बातें आई। और जिस बात की तस्दीक पूजा कर रही थी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। लेकिन फिर अगर मैं आप सबके लड़ना पास वापस चाहते हैं, लौट रही हूं। वैभव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं सबके पास वापस लौट रही हूं। और चलिए फिर से करते हैं चर्चा की शुरुआत। तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। ऋतु चौधरी जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, मुझे वैभव अग्रवाल जी के पास जाना है। मैं पूजा इस चीज पर मैं जवाब देना चाहूंगी कि विपक्षी एकता को लेकर हम साथ चल रहे हैं, लगातार जेपीसी की मांग उठा रहे हैं। मैंने इस चीज पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर पवार साहब अपना निजी मत कोई रखते हैं तो उससे हमारी पार्टी का कोई कंसर्न नहीं है। हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। ये चीज मैंने पहले भी बोली है, अब भी बोली है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, हमारी आवश्यकता क्या है जेपीसी की? मैं पूछना चाहता हूँ, आप मेरा जरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे इतना बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी तो उसके बाद आपको जेपीसी की आवश्यकता क्या? आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करती क्या? एक सेकंड, और क्या आप आश्वस्त थे कि आगे भी शरद पवार आप ही के साथ रहेंगे? ऋतु जी एक लाइन का जवाब आपसे चाहती हूँ। भरोसा है कि शरद पवार आप ही लोगों के साथ रहेंगे, विपक्षी एकता में ही अपनी जिम्मेदारी को, अपने रोल को निभाएंगे? इस बात का भरोसा है आपको? हम लोग गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन के साथ तो रहेंगे, लेकिन गठबंधन किसके साथ होगा सर? गठबंधन कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में हमारी साथी है। मतलब ये तो श्योर है ना कि 2024 का चुनाव फिर आप कांग्रेस के साथ ही लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, और महाविकास आघाड़ी का वजूद भी रहेगा महाराष्ट्र में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं सुर होगा। भी अलग रहेंगे, सुर भी अलग रहेंगे और साथ भी रहेंगे। कहाँ अलग है? मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है कि आदरणीय मिश्रा जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया। आपने शायद उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से गठबंधन का जो धर्म होता है वो क्या होता है, वो किस प्रकार से राजनीति मिश्रा जी ने स्पष्ट किया ये? अमित जी आपने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। अभी तो एक ही मिश्रा हमारे साथ है। अभी अमित जी ने बताया कि अमित जी तो उल्टा से सवाल पूछ रहे थे। अमित जी तो उल्टा से सवाल पूछ रहे थे। क्या होता है बता दीजिए, शायद बहन पूजा इसको सुन नहीं पाएंगे। एक सेकंड,
अमित जी ये कह रहे हैं कि साहब आपने इनका जो कॉमन मिनिमल जो प्रोग्राम है वो आपने बेहतर तरीके से बताया, आपने समझाया कि किस तरीके से अलग अलग दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने तो इस पूरी चर्चा में आपकी जुबान से ऐसा कहीं सुना नहीं। ना मुझे मैंने लग ये रहा है नहीं कहा कि अलग अलग दिशा में। हाँ। मैंने ये बताया कि किस ढंग से विभिन्न राजनीतिक दल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत राजनीति करती है। वो आदरणीय मिश्रा जी ने बोला, अगर नहीं बताया तो शायद हो सकता मुझसे गलती हुई हो बिल्कुल सुनने में। ये जो चर्चा थी, ये सूर्यप्रकाश जी ने जब कहा था तो हमने उनको बताया कि जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी विपक्ष एक हुआ था, एनडीए एक हुआ था, तो सर्व दल की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्र के आधार पर उनकी रणनीतियां होती हैं। लेकिन ब्रिजमोहन जी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन विषय तो अलग नहीं हो सकते ना। इससे सवाल नहीं बनता कि अगर आपका एजेंडा एक फिक्स हो संसद के अंदर, जिस संसद के अंदर आप किसी एक एजेंडे के तहत वॉकआउट कर रहे हो, लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हो, और वही एजेंडा सड़क पे आने के बाद अगर अलग हो जाता है तो इसके मतलब दरार है। नहीं मिश्रा जी, यहीं पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुद्दा संसद के अंदर चर्चा में था। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ साथ खड़ी हुई थी। जब संसद का सत्र समाप्त हो गया तो ये 2.5 महीने हम लोग क्या करेंगे? जब जेपीसी का गठन नहीं हो सकता, जेपीसी के गठन की मांग तो लोकसभा में हो सकती है ना। करने के बाद आपको याद आया क्या मोहन जी, देश के करदाता का पैसा बर्बाद कर कर संसद को आपने जो अवरुद्ध किया, बेहतर होगा, उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बेहतर होगा ये बात आप भारतीय जनता पार्टी की आप बताएंगे इस चीज को, तो आप ही के तो नेता बोल रहे हैं कि जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है। तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी तो पहले ही बन गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि आखिर देश के करदाता का पैसा बर्बाद क्यों किया फिर आप लोगों ने? मैं आपसे अगर आप समझदारी से प्रश्न नहीं करेंगे, ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने तो ज्ञान दिया है ना, विपक्ष में आप लोग हैं, आपने तो कहा ना कि भैया हमारी अपनी मानसिकता है। वैभव अग्रवाल, मैं आ रही हूँ चलिए सबके पास। जरा वैभव अग्रवाल काफी देर से हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मैं आती हूँ सर। वैभव अग्रवाल जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई इस चर्चा के अंदर, एनसीपी कह रही कि साहब चुनाव तो हम साथ में ही लड़ेंगे, लेकिन हाँ विषय अलग अलग हमारे हो सकते हैं। अब क्योंकि संसद का सत्र तो है नहीं, तो जेपीसी मांग अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम महंगाई और बेरोजगारी का विषय उठाएंगे। तो इन्होंने अब ठान लिया है कि भैया महंगाई बेरोजगारी के नाम पर सरकार की घेराबंदी होगी। बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूं घेराबंदी करने के लिए, और मैं उनको सपोर्ट करता हूं घेराबंदी करने के लिए। हमारी सरकार में बहुत सारी सड़कें बनी, बहुत सारे अस्पताल बने, स्कूल बने, IIM बने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बने, उज्ज्वला योजना आई, बीमा योजना आई, बहुत सारी योजनाएं आई। तो वो बाकी क्योंकि हमारी जानकारी में आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, कोई बात बोलिए पूजा जी। मेरे को ना आप बुलाया मत करिए, मैं अपनी डिबेट में ना, मेरा समय, मैं इतना समय वेला नहीं हूँ मैं, है ना। ये वैभव जी बोलिए। फुल टाइम काम है, मैं और भी बहुत वैभव जी जनता को भी पता चलेगा। अरे रितु जी जरा बोलने तो दीजिए, अभी तो उनको बोलने का मौका दिया, उसमें भी आप आ रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। वैभव जी बोलिए। नमस्ते। नहीं मैं नहीं बोल सकता, सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता, है ना। वैभव जी बोलिए। अगर आप डिबेट सही तरह से संचालन कर सकते हैं तो आप मेरे को न्योता दे भेजा करें, नहीं कर सकते तो मेरे को मत भेजा करें। सुनेंगे आपका झूठ। वैभव जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। वैभव जी अपनी बात पूरी कीजिए ना। वैभव जी नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक द वे यू आर टॉकिंग, सॉरी। मैं इतना वेला नहीं चैनल पे आप डिबेट संचालन करना नहीं आता है। आप मुझे मेरा काम में बताइए अग्रवाल जी। संचालन क्या? आप मुझे वो बताइए मेरा काम, आपको जाना है प्लीज आप जा सकते हैं, लेकिन इस लहजे में बात मत कीजिए कि मुझे संचालन नहीं आता, ये मुझे मत सिखाइए आप। पूजा एक ठीक है, वैभव जी ने एक अच्छा अपनी तरफ से प्रतिक्रिया न देते हुए अपने आप को अलग किया, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया वो बेहद गलत था। और हमारी एंकर और मेरी खुद की ये कोशिश होती है कि जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक रहते हैं, उनकी बातें सुनी जाए और हम उनको पूरा मौका देने की कोशिश करते हैं। मामला विपक्ष का है और मामला यहाँ कांग्रेस वर्सेस एनसीपी का है। जाहिर सी बात है कांग्रेस और एनसीपी इस विषय पर अपना पक्ष रखेंगे। भाजपा के नेता उस पर अपना पक्ष रख रहे थे और उन्होंने बाखूबी रखा। राजनीतिक विश्लेषक सूर्यकांत मैथिल जी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपना पक्ष रखते हैं, हम उनको भी सुन रहे हैं, इसलिए चर्चा लगातार जारी रहेगी। पूजा प्लीज आप क्वेश्चन करें। बिल्कुल, और रितु जी सवाल ये है, अब आप बात भी सुन रही हैं, वो करेंगे महंगाई बेरोजगारी की बात, आप बात करेंगे जेपीसी की, चल जाएगा ऐसे बेहतर तालमेल? देखिए हम महंगाई पर लगातार बोल रहे हैं पूजा, हम रोजगार पर लगातार बोल रहे हैं, हम किसानों के मुद्दे पर बोल रहे हैं,
गरीबों के मुद्दे पर बोल रहे हैं, हम चीन के मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर डीपीसी की मांग करी है। आप मुझे सर इतना जवाब दीजिए कि फॉइल स्कैम के समय के सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं चल रही थी क्या? उस समय जो भाजपा को सुप्रीम कोर्ट में, पर ये बात तो मुझे मत समझाइए, ये आप अपनी सहयोगी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको समझाइए ना। ये बात तो आपको उनको समझाने की जरूरत है। सूर्या जी ने बोला, मुझे सूर्या जी ने अभी बोला कि क्या कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है? तो मैं सूर्या जी से पूछना चाहती हूँ कि जब फॉइल स्कैम में सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही थी तब क्या भाजपा को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं था? जेपीसी के मुझे नाम आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, कृपया करके अपने नेटवर्क को ठीक कर लीजिए ताकि आपकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई दे। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या भाजपा को विश्वास नहीं था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की न्याय व्यवस्था पर सदैव विश्वास रखती है। सुन लीजिए आप रितु जी, लेकिन आप ही के नेता बोलते हैं कि देश के अंदर गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होना चाहिए। जब एक सेशन कोर्ट आपके नेता को सम्मान देता है तो आप उस सम्मान की कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। लगातार 4 साल तक केस चलता है, आपको बार बार बुलावा मिलता है, आप कोर्ट की मर्यादा नहीं करते और फिर जब कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई निर्णय दे दिया तो आप उसको भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ये आपकी मानसिकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रफाल के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी तब भी आप चिल्लाते रहे, फिर आपने माफी मांगी नाक रगड़कर सुप्रीम कोर्ट में। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी तय कर दी, सेबी अपना काम कर रहा है, उसके बाद भी आप जानबूझकर केंद्र सरकार जो बिल लेके आना चाहती थी उनको रोकने के लिए, जनहित के बिलों को रोकने के लिए आपने संसद को अवरुद्ध किया इस प्रकार के कारणों से। तो आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, पर एक सेकंड, ऐसा तो नहीं कि एक तरफा ही शोर था इस बार, शोर तो 2 तरफा था ना इस बार मैथिल साहब। देखिए पूजा जी, भाजपा राहुल गांधी की माफी पर बीजेपी अड़ी रही और ये बीजेपी से माफी मंगवाने पर अड़े रहे। उत्तर देना चाहता हूं इसका। देखिए, जब ब्रिटेन के अंदर जाकर राहुल गांधी जी भारत का अपमान करेंगे, भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, तो कोई भी देश इस बात को नहीं सहेगा और आप खड़े होकर उसके जिम्मेदार आकर भाषण देंगे जिसमें आपको विश्वास नहीं है। नहीं तो इसका मतलब ये है ना कि देखिए, फिर वही बात है ना, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिटिक्स है, दोनों जिम्मेदार है ना इस बात। कहना चाहता हूं मेरे दोनों विपक्षी नेताओं से, अरे भैया, मोदी सरकार के पीएनजी और सीएनजी में जो रेट कट हुए हैं, जो महंगाई के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसकी तो भूरी भूरी प्रशंसा कर लो। 8 से 10 रुपए सीएनजी के प्रति किलो के ऊपर और पीएनजी के प्रति किलो के ऊपर कम कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। आपको धन्यवाद करना चाहिए। आप भी सीएनजी की गाड़ी में चलती है। बोलिए रितु चौधरी। पूजा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि खुद सरकार जो है संसद नहीं चलने दे रही है। तो जो है सत्तारूढ़ पार्टी है, आप देश का अपमान करेंगे और कोई कुछ ना बोले। ये इतिहास है। अब नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। आपके युवराज अपमान करेंगे देश का विदेश में जाकर। भारत के लोकतंत्र का 135 करोड़ अब उनको बोलने तो दीजिए ना सर, बोलने तो दीजिए ना, फिर वो आरोप लगाएंगे। अभी एक आरोप लगा कर गए, फिर अभी ये आरोप लगाएंगी। सूर्या जी, आप मुझे बताइए कि क्या परमेश मोदी सुप्रीम कोर्ट है क्या? और परमेश मोदी जी ने जो 1 साल तक स्टे लिया, उसके बाद आपने राहुल जी की। अरे मैम, आज मुझे इन सब बातों पर नहीं जाना और ना मुझे ज्यूरी बनना। ज्यूरी जनता है, जनता ने फैसला करना। मेरा काम सवाल पूछना है, पत्रकार होने के नाते मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, आपके जवाब आपकी मर्जी पर निर्भर करते हैं और उसके बाद जनता तय करेगी कि किसकी पे भरोसा करना और किसकी पे नहीं। मैं फिर से आपसे रिपीट कर रही हूं, आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार जनता की सबसे बड़ी दोषी है, ये लोग कुछ लोगों को बना रहे हैं और जनता का पैसा लूट लूट कर उनको दे रहे हैं। आप लोगों के यही आरोप है, अगर सादे शब्दों में कहूं तो। पर फिर मेरा सवाल ये है कि आपके अगर अपने साथी आपके साथ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप डपली बजाएंगे, वो अलग राग गाएंगे, आपकी डपली अलग चलेगी, उनके राग अलग चलेंगे, तो कौन सा सुरताल लगाएंगे आप लोग मिलकर साथ साथ? देखिए पूजा जी देखिए, मैंने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है, मैं फिर आपको इस बात को फिर से रख रहा हूँ आपके सामने। वहाँ शरद पवार जी हमारे साथ खड़े होते हैं, वहाँ पर जो है हमारे, हमने पूछा 30,000 करोड़ रुपए किसका है, शरद पवार जी की पार्टी साथ में खड़ी हुई है। अगर अलग जाके वो बयान दे रहे हैं और अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो है अटारी जी को तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। हम किसी पार्टी को, हमारे पास हम कोई, मतलब इसका मतलब शरद पवार जी भी अडानी के मित्र हैं। ठीक है, हम
मतलब शरद पवार जी अडानी के मित्र हैं। इसी प्रकार शरद पवार जी ने भी अपनी बात कही, न जाने उनको क्या डर है, न जाने आपको ब्रेकिंग चलानी चाहिए आपके चैनल पे कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रही है शरद पवार जी अडानी जी के मित्र हैं। शुक्ला जी ये ना बताएं आप हमें क्या करना है क्या नहीं, वो हमारा काम है और हमारी एंकर उसमें पूछने में पर्याप्त है। नहीं होती है, बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। विपक्षी एकता कायम है और वहीं पे है, जेपीसी की मांग भी रहेगी। अरे सब आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ब्रिजमोहन जी, आप अपनी बात रखें आप। हाँ, देखिए मैं ये आ रही हूं मैं आपके पास सर। और चलिए अपनी चर्चा पर फिर से वापस लौटते हैं, क्योंकि बड़ा ही अहम विषय है। देखिए, लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है। और फिलहाल 2024 का चुनाव सर पर है, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, लेकिन इन्हीं स्ट्रैटेजी में अगर विपक्षी पार्टियों की स्ट्रैटेजीज भी अपनी अपनी अलग अलग होगी, अगर अलग अलग विषय होंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या जिस विपक्षी एकता की बात की जा रही है परवान चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी, आज की चर्चा का विषय यही है। और ब्रजमोहन सिंह जी, आप एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये भी कि आपने कहा कि चलिए ठीक है हम अभी कुछ दिन अलग विषय पर बात करेंगे, लेकिन अभी आजकल एक जो फोटो है वो बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पवार साहब और अडानी साहब एक बालकनी में साथ बैठे हुए हैं और कई लोग उसको ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए दोनों नेताओं के बीच की करीबियां ये वजह है कि उनके सुर बदल रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? पूजा जी, पहले तो आप ये समझिएगा कि आदरणीय शरद पवार जी के इस देश के जितना संबंध गरीब और किसान से है उतना ही गहरा संबंध उनका इस देश के उद्योगपति और व्यापारी वर्ग से भी है। और शरद पवार जी हमेशा दोनों पक्षों का ध्यान रखते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसानों की कीमत पर वो उद्योगपतियों का साथ दे या उद्योगपतियों की कीमत पर किसानों को प्रताड़ित करे। तो एक राजनेता का ये चरित्र होता है, क्योंकि देश के वो एक वरिष्ठतम राजनेता हैं और लगातार वो सत्ता में रहे हैं। अगर उद्योगपतियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, व्यापारियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, किसानों को यदि सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? ये मतलब ये राजनीति है किस लिए, ये सरकारें हैं किस लिए? इसीलिए है कि सारे लोग इसमें अपना उत्थान कर सके, अपना अपना विकास कर सके। निश्चित रूप से शरद पवार जी के रिलेशन है अडानी साहब से। अडानी साहब को उन्होंने मदद भी की है और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है, किसी से छुपाया नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अडानी साहब से मदद तो पूरी ले ली, जब मौका आया उनका साथ देने का तो छुप गए, उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आदरणीय शरद पवार जी में कम से कम ये चरित्र तो है कि उन्होंने इस बात को खुल के देश के सामने रखा, इसको छुपाया नहीं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि अगर पवार साहब के अगर अडानी साहब से संबंध है तो ये मतलब नहीं है कि हम अडानी साहब के किसी गलत काम का समर्थन करेंगे। मतलब आप ये मानते कि कुछ गलत हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये अगर ये चीज सामने आएगी तो मैं कैसे कह सकता हूं? अभी जब सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, उस कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद तय होगा कि जब आप राहुल गांधी और कांग्रेस का शोर मचा रहे थे फिर वो क्या था? वो हकीकत भी है या नहीं? मैथिल साहब जवाब दीजिएगा, फिर मुझे जी के पास जाना। आरोप देखिए, अभी आपके चैनल पे एनसीपी के प्रवक्ता ने साफ बोला कि अडानी साहब की सहायता शरद पवार जी ने की भी है और ली भी है, और भाजपा के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ब्रिजमोहन जी पहले सुनने की हिम्मत रखिए। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी उद्योगपति से किसी भी प्रकार का फेवर नहीं लेती है। देश के उद्योगपतियों का विकास भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो कभी व्यक्तिगत फायदा नहीं लेती इन पार्टियों की तरह, यहां स्वीकार कर रहे हैं। देखिए एनसीपी के लोग। अच्छा, और कांग्रेस ने भी सदैव उद्योगपतियों का दोहन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी उद्योगपति का दोहन नहीं करती है। यही कारण है कि आज विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था देश की जो है, भारत देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आपने है। उन पर आरोप लगाया, जवाब ले आज लीजिए। ये विशाल, आज आपके जो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं पूरी तौर से विचार शून्य होकर आए आज आपके यहाँ पे विचार चैनल शून्य में। आप हो चुके हैं, इनको- आप लगातार बोल रहे हैं। अमित जी, फाइनल कमेंट। पूजा, सबसे बड़ी बात है कि बीच बीच में हम मुद्दे से भटकते ही रहे, और अमूमन राजनीतिक दलों का यह स्वभाव होता है कि वो उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना अपने आप को मुफीद समझता है जो उन्हें सूट करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्ष की एकता चल रही थी, जिसको लेकर पवार साहब का एक बयान आता है और उस बयान के बाद फिर उस विपक्ष की एकता पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उस क्वेश्चन मार्क पर ही हम और आप चर्चा कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने कही अपनी बात, मैं समअप कर रहा हूं।
तो ये इसी वजह से ये चर्चा है कि आखिर पवार साहब संसद में उनकी पार्टी के अलग सुर होते हैं, सड़क पे अलग सुर होते हैं। अगर अडानी जी के साथ उनके संबंध थे तो ये बात वो संसद में भी कह सकते थे जब सत्र चल रहा था। तो कांग्रेस को वहां पर अपने आप को पीछे हटाने या एनसीपी से दूरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो चीज नहीं हुई। अब मामला आगे है, तो अब आगे ये कह रहे हैं हम सड़क पर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, वो भी संसद में उठाया जा सकता था, ज्यादा महफूज था। तो विपक्ष या कोई भी राजनीतिक दल पूजा हमेशा अपने फायदे और अपने नुकसान को देखकर चलती है कि उसकी राजनीति कैसे चलती है, और शायद पवार साहब यही कर रहे हैं। सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर बात वही है कि जिसको जो भाया उसने वही अपनाया, और राजनीति का तो यही उसूल है। नमस्कार।